नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल EMGR नॉलेज पर। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और धमाकेदार सेशन। और जैसे ही मैंने कल आपसे कहा था कि हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर को लेकर चीज़ें लेकर चलेंगे, क्योंकि सबसे अगर डिफ़िकल्ट टॉपिक अगर कोई है इंग्लिश के अंदर तो वे दोनों टॉपिक हैं, तो वे दोनों सेगमेंट हैं। उनके बारे में मैंने कल बात करी थी कैसे तुम्हें उसकी स्टडी करनी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम स्टडी करेंगे, आज यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एरर सेगमेंट का पार्ट। और मैंने आपको बताया था कि मैं सारी जितनी प्रीवियस ईयर एरर्स हैं उन सबको लेकर चलूँगा आपके साथ, उन सबको मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। तो मैं 10-10 एरर के क्वेश्चन लेकर चलूँगा। आज मैंने जो एरर लिए वो 2015 की एरर ली हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है तो हम यहाँ से चीज़ों को बिल्डअप करेंगे। रिवीजन भी होगा बच्चों का जिनकी ग्रामर पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं वे रूल का अपना अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तैयार, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इट इज़, एवरीवन ऑफ अस should realize that any act of negligence will cause a great harm to our country's security। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, पेपर में आपके यहाँ पर क्या करेगा, वो ए पार्ट बी पार्ट बना देगा या ऑप्शन में आपको देगा कि इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है। मैंने ऐसे नहीं किया है, मैंने इसे पूरा सेंटेंस लिया है ताकि आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़े। पेपर में आपकी ज़्यादा हेल्प करेंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है या इसमें एरर है, एरर नहीं है, ठीक है। तो या तो नो एरर होगी या किसी जगह पर यहाँ पर एरर होगी। अब देखिए एरर देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पार्ट में डिवाइड करो सेंटेंस को। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लिखा है एवरीवन ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस मतलब हम में से प्रति एक। तो यहाँ तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एवरीवन वगैरह जब आते हैं तो यहाँ पर अगर हैज़ हैव इज आर होता है तो प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, शुड, तो प्रॉब्लम नहीं है। शुड तो किसी के साथ भी लग सकता है, बट शुड से हमें पता लगता है कि ये मॉडल्स है, और मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पहली बात। और शुड अगर आया है तो इसका मतलब क्या है, वो एडवाइस देने की तुम्हें कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। एवरीवन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, शुड रियलाइज कह रहा है कि हम में से प्रत्येक को ये रियलाइज होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या, डेट कि एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है किसी को आप क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, कि कोई भी ऐसा एक्ट जो हम नज़रअंदाज करते हैं विल कोज मतलब कारण बनेगा, वो कारण बनेगा अ ग्रेट हार्म, एक बहुत ही बड़ी हार्म मतलब नुकसान का, किसके लिए, टू आवर कंट्री सिक्योरिटी, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। अब ध्यान से देखो भैया, इस पार्ट में यहाँ तक कोई एरर नहीं है, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही लगी हुई है। उसके बाद एनी एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होती तो यहाँ होती, अगर इसके साथ वर्ब होती, पर देखो वर्ब यहाँ पर क्या लिखी है, मॉडल से फिर से विल, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ तक सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, इसके आगे यहाँ तक भी सेंटेंस ठीक है। तो इस सेंटेंस में या तो फिर नो एरर होगा, या कहाँ मिस्टेक है, इस जगह पर मिस्टेक हो सकती है। अब तुम ध्यान से देखो, अभी तुमने एक वर्ड पढ़ा कि देश की सुरक्षा की वर्ड मिला आपको, क्या मिला, की। और जब भी कीवर्ड आपको मिलेगा तो यहां से तुम्हें दिख रहा होगा क्या मिला है भैया, पजेशन, क्या मिला है, पजेशन क्या है भैया, अधिकार। और जब भी कभी इंग्लिश में अधिकार की बात होती है तो इंग्लिश में अगर अधिकार की बात होती है तो दो वर्ड आपके जहन में आते हैं, एक तो वर्ड है ऑफ और एक वर्ड है आपका अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है भाई। जब भी कभी पोजीशन की बात होगी इंग्लिश में तो दो चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं, एक तो होता है अपोस्ट्रोफी एस और एक होता है ऑफ, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर भैया ऑफ कहाँ लगता है, अपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। ऑफ कहाँ यूज करते हैं, अगर नॉन लिविंग के बारे में कोई बात हो रही है, अगर हमारा जो अधिकार है वो नॉन लिविंग चीज़ के लिए है तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा जो अधिकार है वो किसी सजीव चीज़ के लिए है, लिविंग चीज़ के लिए है, लिविंग बीइंग के लिए है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ कंट्री की सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो यहाँ देखो ध्यान से भैया, देश का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ भैया एस, ये तो प्लुरल बना दिया इसने देश को, क्या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इस पार्ट में यहाँ पर सेंटेंस के क्या है भैया, तुम्हारी एरर है। इस सेंटेंस को कैसे बनाना चाहिए था, विल कोज अ ग्रेट हार्म सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, टू सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए था। या हम नॉन लिविंग को कभी कभी सजीव बनाकर भी दिखा देते हैं, तो अगर फिर ऐसे बनता सेंटेंस कंट्रीज सिक्योरिटी, इसे हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे सेंटेंस सही होता आपका। जब अपोस्ट्रोफी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वहाँ सारी चीज़ें बताऊंगा, थोड़ी सी और अपोस्ट्रोफी के बारे में जानकारी दूंगा। नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगेगा, लिविंग के साथ लगता है एस। जैसे मैं कह दूँ कुर्सी की टांग है, बताओ कुर्सी तो नॉन लिविंग है, तो वहाँ किसका प्रयोग हो गया, आप ऑफ का, क्या हो गया आप, द लैग ऑफ टेबल, सॉरी द लैग ऑफ चेयर, ऐसा बोलोगे, ठीक है भैया। परंतु सजीव की अगर बात होगी तो वहाँ तुम्हें लगाना पड़ता है अपोस्ट्रोफी एस। ये तो हुई आपकी सिंगुलर की बात। अगर प्लुरल हो जाए वर्ब तो प्लुरल के बारे में ध्यान रखना भैया,
अगर प्लुरल है कोई नाउन तो प्लुरल के लिए भैया क्या करते हैं, अगर मैं अपोस्ट्रोफी एस की बात करता हूँ, सिंगुलर की कैटेगरी क्या है और प्लुरल की कैटेगरी क्या है। अगर हमारा अगर हमारी नाउन सिंगुलर है तो अपोस्ट्रोफी एस पूरा लगता है, अपोस्ट्रोफी के बाद हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। बट अगर हमारी नाउन कैसी होती है, प्लुरल होती है, तो हम सिर्फ क्या लगाते हैं, सिर्फ अपोस्ट्रोफी एस लगा कर ही काम चला लेते हैं। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, यहाँ भी एक्सेप्शन कैसे, जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि चिल्ड्रन में लगाओ जरा, किसमें लगाओ, चिल्ड्रन में अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाओगे, तो चिल्ड्रन तुम्हें हमारे हिसाब से इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा बनना चाहिए चिल्ड्रन, बट नहीं बनता चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन में लगता है भैया चिल्ड्रंस अपोस्ट्रोफी एस ऐसे लगता है। तो ये क्या अपवाद हुआ, तो ये जो रूल है हमारा सिंगुलर प्लुरल वाला है, यहाँ कर हमारा जो अपोस्ट्रोफी एस का रूल है ब्रेक हो जाता है। ध्यान रखना भैया, कभी इस रूल को मत याद रखना कि सिंगुलर होगा तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, प्लुरल होगा तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, नहीं। आपको याद रखनी है हिसिंग साउंड, क्या याद रखनी है आपको, हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होती है, ये वाली साउंड, अगर ये वाली साउंड आ रही है चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सिर्फ क्या लगता है वहां पर, अपोस्ट्रोफी लगता है हिसिंग साउंड के लिए। और अगर हिसिंग साउंड नहीं है तो वो क्या लगेगा आपका, लिविंग के केस में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगेगा। और सिर्फ इतना तुम्हें याद रखना है। पेपर में क्वेश्चन जरूर बनेगा, एमटीएस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, सीएचएसएल के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। 2015 सीजीएल की ही मैंने एरर ली है, तो देखो सीजीएल में ऐसी एरर्स आती हैं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेंस देखिए अपना क्या है, बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, मैं इस कॉलेज में 20 साल तक काम कर चुका हूँगा। फ्यूचर की बात हो रही है ना भाई, देखो यहाँ लिखा बाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। अब देखो कोई काम तुम पीछे से करते हुए आ रहे हो और उसे फ्यूचर में लेके जा रहे हो कि मैं तब तक काम करता रहूँगा, तो ये कौन सा टेंस होगा, अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़े होंगे तो पता होगा, ये तुम्हारा टेंस बना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं क्या क्या होती हैं भैया, विल शैल होती हैं, उसके बाद आप लगाते हैं हैव, उसके बाद आप लगाते हैं बीन, उसके बाद लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, इस सेंटेंस में भैया बाय नेक्स्ट ईयर तो लिखा है, बट यहाँ पर क्या नहीं लिखा हुआ है, शैल या विल का प्रयोग होगा। अगर बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, वहाँ आई और वी के साथ हम विल लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट तुम शैल ही लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था भैया, शैल। कैसा बनता है सेंटेंस, बाय नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 20 ईयर्स, ऐसे तुम्हारा सेंटेंस बनता, ठीक है। बड़ा सिंपल सा था, ये सीजीएल के पूछे क्वेश्चन है 2015 के, तो 2015 से हम शुरुआत कर रहे हैं, पर 2015 को अच्छे से खत्म करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टेंस देखो आपका, नेक्स्ट टेंस है आपका बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। अब बताओ इसमें क्या एरर है, बॉबी लर्नड, बॉबी ने सीख लिया। देखो भैया लर्नड मतलब लर्न की सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है, लर्न की सेकंड फॉर्म है लर्नड, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद चलते हैं द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में ही, ये सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। एज के साथ ऐट का प्रयोग करते हैं, अगर कोई चीज़ तुम पूरी परफेक्शन के साथ दिखाना चाहते हैं, वहाँ प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग होता है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। तो सेंटेंस या तो नो एरर है, या फिर कहाँ मिस्टेक है भैया, इस पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है क्योंकि अल्फाबेट क्या है तुम्हारा, एज नाउन यहाँ पर काम कर रहा नाउन है। और ध्यान रखना अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं है, वर्ड होता है अल्फाबेट। क्या वर्ड होता है भैया, अल्फाबेट, ये वर्ड होता है, अल्फाबेट्स कोई वर्ड नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी भी यहाँ से एरर आएगी तो ध्यान से बनाना भैया, अल्फाबेट्स, देयर इज नो वर्ड अल्फाबेट्स, वी हैव टू remove s from this sentence, okay। sentence will be Bobby learned the alphabet at the age of 2, ऐसे बनेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए अगले टेंस को चलते हैं, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है अगला, बिल्कुल परफेक्ट है एमटीएस के लिए, ये वाला टेंस भी, ये वाला टेंस भी एमटीएस के लिए परफेक्ट है। बताओ क्या इसमें गलती है, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, बताओ। देखो भाई ध्यान से, इस सेंटेंस को ध्यान से देखो भैया। अब देखो इस सेंटेंस में जो खेल है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है आपका, वहां से एरर उठाई गई है सीधी सीधी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे देखो ध्यान से, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज, ये सेंटेंस भैया नो एरर है। कैसा है सेंटेंस, नो एरर है। बहुत ही कॉमन रूल है, सब उस रूल के बारे में जानते हैं, एक बहुत ही उस रूल के बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्या रूल है, अगर कहीं पर नाउन हो, उसके बाद एंड हो, और उसके बाद भी क्या हो भैया आपका नाउन हो, और पहले नाउन के साथ क्या लगा हो, आर्टिकल लगाओ। ध्यान से देखना,
नाउन नाउन जुड़े हो एंड से, उससे पहले आर्टिकल लगा है, एक ही नाउन से पहले आर्टिकल लगा है, तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी काउंट होती है, सिंगुलर, क्योंकि हम उस कंडीशन में किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बट अगर दोनों दो नाउन हैं, दोनों ही एंड से जुड़े हैं और दोनों के पहले किसका प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग हो रहा है, आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, तो उससे तात्पर्य निकलता है कि दो अलग चीज़ें हैं, और जब दो अलग चीज़ें होंगी तो वर्ब भी तुम्हारी कैसी लगेगी भैया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इन दो रूल्स को हमेशा याद रखना भैया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 क्वेश्चन इसके ऊपर पूछेगा यहाँ हर एग्जामिनेशन में, और एमटेस के लिए परफेक्ट है। अगर दो नाउन किसी एंड से जुड़ी हैं और पहली के साथ आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है तो वो एक ही चीज़ की तरफ काउंट इन्फॉर्मेशन देता है, और एक के बारे में बताता है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर दो नाउन हैं एंड से जुड़े हैं और दोनों के साथ ही आर्टिकल का प्रयोग हुआ है तो समझ लेना भैया वो दो अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहा है, और उसके साथ किसका प्रयोग होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे मैं कह दूं ए वाइट एंड ब्लैक काउ, मतलब एक ही गाय है जो काली भी है और गोरी भी है। बट अगर मैं कह दूं अ ब्लैक एंड अ वाइट काउ, मतलब एक काली और एक गोरी, दो अलग अलग काउ की बात हो रही है। बात समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना भैया इस रूल के बारे में, ठीक है। तो ये सेंटेंस तुम्हारा नो एरर है, क्योंकि यहाँ किसी एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही थी और उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ले रखी है, इस। कोई समस्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, बहुत ही बढ़िया सेंटेंस। द गवर्नमेंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड रिलीफ पेमेंट ऑफ ₹5,000 ईच टू दोज हु इंजर्ड इन द फायर एक्सीडेंट। कह रहे जो गवर्नमेंट है उसने दान दिया है कितने रुपए का भैया, 5,000 रुपये का प्रत्येक को, उन लोगों के लिए, उन प्रत्येक लोगों को जो कहाँ इंजर्ड हो गए, एक फायर एक्सीडेंट में क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। बताओ भैया क्या गलती है सेंटेंस में। यहाँ से देखते हैं तो यहाँ कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, द गवर्नमेंट ग्रांटेड, ठीक है, रिलीफ दिया है, पेमेंट कितना, इतने रुपए का, ईच टू दोज हु। अब देखो भैया इंसानों के बारे में बात हो रही है तो हु का प्रयोग बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कराया हु का। अगर यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ होती तो उसके बारे में यहाँ क्या लिखते तुम, विच का प्रयोग होता, बट यहाँ पर हु लिखा है तो यहाँ तक भी सेंटेंस सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर है। अब तुम मुझे बताओ भैया, जिनका एक्सीडेंट हुआ है तो क्या वे खुद गए कि मैं जा रहा हूँ, मैं इंजर्ड होकर आऊँगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। कोई दूसरी चीज़ उसे इंजर्ड कर रही है। वे इंजर्ड किससे हुए हैं भैया, फायर एक्सीडेंट से इंजर्ड हुए हैं। अब देखो फायर एक्सीडेंट जब तुम्हारा इंजर्ड कर रहा है तो सब्जेक्ट होना चाहिए, और सब्जेक्ट किसके स्थान पर दे रखा है आपका, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इसका मतलब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कर्म का काम करता है, तो ये तुम्हारा कौन सी लैंग्वेज हो गई, पैसिव लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है भैया, पैसिव लैंग्वेज। और पैसिव लैंग्वेज के लिए क्या करते हैं भैया हम, तो जब पैसिव बनाएंगे तुम्हारा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। इसका पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाती है भैया, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देखो हु से पहले इसका सब्जेक्ट दे रखा है दोस, मतलब बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब क्या बनेगा भैया, इंजर्ड के स्थान पर लगेगा तुम्हारा वर इंजर्ड, ठीक है भाई, ऐसे ये सेंटेंस होना था। तो 5 टेंस इस स्लाइड में करा दिए हैं मैंने, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर 5 सेंटेंस और आपके सामने आते हैं। तो चलिए अगले एरर की बात करते हैं। अगले एरर देखिए क्या लिखा है, आई शैल लुक फॉरवर्ड टू बीइंग विद यू समटाइम नेक्स्ट मंथ। देखिए ये सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है, और बहुत से बच्चे, मोस्टली बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में गलती करते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि हम पढ़े हुए होते हैं कि इंग्लिश में जहाँ टू होगा और टू के बाद अगर कोई वर्ब होगी तो वो फर्स्ट फॉर्म होती है, ऐसा हम पढ़ते हैं और ऐसा हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं अपने माइंड में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टू की सिचुएशंस होती हैं जहाँ हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लेके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेते हैं। सभी बच्चे बताएंगे कि इस सेंटेंस में जो गलती है भैया यहाँ पर गलती है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दे रखी है, आईएनजी, बट इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ध्यान रखना, अगर तुम्हें कभी ऐसी फॉर्म मिले, बी की फॉर्म मिले, उसके बाद तुम मिले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद अगर तुम्हें टू मिल जाए, ये फॉर्म मिले अगर तुम्हें, ठीक है, तो ध्यान रखना अगर कभी ऐसी फॉर्म तुम्हें मिले, या कोई अगर ऐसी फॉर्म मिले तुम्हें, नाउन, नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो और उसके बाद टू हो, इस वाली सिचुएशन के बाद कल एक सेंटेंस लूंगा, वहां बताऊंगा, ठीक है। आज इस सिचुएशन की बात करें क्योंकि वो सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन कभी मिले कि बी की फॉर्म मिले, बी की फॉर्म का मतलब है इजारम वोसवर, ठीक है, तो अगर बी की फॉर्म मिलती है उसके बाद तुम्हें एडजेक्टिव मिलता है और फिर तुम्हें टू मिलता है, तो ध्यान रखना उसके बाद जो भी तुम्हारी वर्ब आएगी
वो हमेशा कौन सी फॉर्म लेगी, आईएनजी फॉर्म लेंगी। अब तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो खैर अलग केस है लुक फॉरवर्ड टू का, लुक फॉरवर्ड टू का केस अलग है, इस वाले को इसमें कंपेयर मत करना, ये वाला रूल मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा अलग से। पर इस सेंटेंस में देखना लुक फॉरवर्ड टू जहाँ पर होगा ध्यान रखना, अगर उसके बाद टू आता है तो वहाँ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। आई बात समझ में आपके, इस बात को ध्यान करना। और ये भी देखो बी, लुक भी तुम्हारी बी की ही फॉर्म है भाई, लुक भी तुम्हारी बी की ही फॉर्म है, तो ध्यान रखना यहाँ भी तुम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉरवर्ड ऐसे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसके बाद टू लगाया है, उसके बाद जो भी वर्ब है उसमें क्या लेना पड़ेगा, हमें आईएनजी लेना पड़ेगा। और तुम्हें दिखाता हूँ एक दो, जैसे जैसे तुम्हें मिलेगा बी की फॉर्म, उसके बाद अगर तुम्हें यूज टू मिल जाए तो ध्यान रखना उसके बाद भी कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ऐसी एक वर्ड है अकस्टम्ड टू, वो तुमने कई बार पढ़ा होगा, उसमें भी सेम कहानी है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू, इसके बाद अगर टू मिलता है तो वहाँ क्या लगाने हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं, बस तुम्हें ध्यान रखना है अगर बी की फॉर्म है और उसके बाद एडजेक्टिव और फिर टू आ जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। यूज टू बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसके बारे में कल एक सेंटेंस में कल लेके तुम्हारे सामने आऊँगा। यूज टू का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट में और एक होता है पास्ट इंडेफिनिट में एज ए मॉडल के रूप में होता है, और एक होता है एज ए एडजेक्टिव के रूप में, जो इस वाले केस में होता है ऐसा। तो कल सेंटेंस लेकर आऊँगा, घबराने की बात नहीं, वहाँ तो मैं डिटेल में चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर इन दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉच्ड द हाउ पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। कह रहा मैं जानता हूँ कि पियानिस्ट कैसे अपने लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पियानिस्ट क्या है, ये तुम्हारा जो पियानो बजाते हैं उनकी बात हो रही है। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है, आई वॉच्ड मैंने देखा, तो वह पास्ट इंडेफिनिट है, हाउ पियानिस्ट यूज्ड प्रयोग किया हर लेफ्ट हैंड, तो इसमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रही, देखने में कोई एरर नहीं है। यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी कोई समस्या नहीं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, या तो नो एरर है या फिर कहाँ प्रॉब्लम भैया, जो तुम्हें दिख नहीं रही वो प्रॉब्लम है सेंटेंस में, ये वाला वर्ड। जी हाँ, पियानिस्ट की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, इसे हमें सही करना पड़ेगा। क्या होती है स्पेलिंग, PIANIST, ठीक है। तो बहुत सारे तो इंग्लिश के रूल ही हैं जो ग्रामर के, वहाँ से एरर आते हैं, और कभी कभी इस टाइप की भी एरर आती हैं कि आपसे वो स्पेलिंग में भी आपको परेशान करेगा। तो हर तरह से तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। स्पेलिंग्स के लिए मैं अलग से क्लास लेकर आऊँगा, आपको कम से कम 400 से 500 स्पेलिंग्स मैं कराऊंगा, जो तुम्हारी स्पेलिंग एरर वाला पार्ट आता है उसे, और उससे तुम्हारी स्पेलिंग एरर खत्म हो जाएंगे। 2 से 4 नंबर की आती है आपकी परीक्षा में, चाहे तुम्हारा CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे तुम्हारा MTS हो, CP हो, कोई सा भी एग्जाम हो, 400-500 में कराऊंगा, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। टेंशन फ्री रहो आप। अगला टेंस पे आओ। अब देखो कभी कभी क्या करता है SSC, तुम्हें क्या करती है चलो वो सेंटेंस कर लेंगे, वो वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखो, वो नहीं ले पाया मैं। कभी कभी SSC बहुत लंबा सेंटेंस देती है आप तो वो फांसने के लिए, आज मैं उस सेंटेंस को नहीं ले पाया, कल लेकर आऊँगा, सेंटेंस को दिखाऊंगा। फिलहाल इस सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखो लिखा है, आई रियली डू रेग्रेट नॉट टू लर्न टू प्ले द वायलिन व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल। कह रहा है देखो ये रेग्रेट कर रहा है, पछतावा कर रहा है, कह रहा है कि मैं आज भी, मुझे आज भी पछतावा तो है, मुझे वास्तव में पछतावा तो है। ये कहना चाह रहा है किस चीज़ का, कि मैं स्कूल के समय में क्या नहीं सीख पाया, वोयलिन बजाना नहीं सीख पाया, और मेरे उस समय मेरे पास मौका भी था, ये कहना तुमसे चाह रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ से देखो व्हेन आई हैड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस इन स्कूल, यहाँ पे कोई समझते नहीं सेंटेंस में। आई रियली डू रेग्रेट नोट टू, हाँ देखो प्रॉब्लम मिल गई है। प्रॉब्लम क्या है देखो भाई ध्यान से, ये जो रेग्रेट वर्ड है ये प्रॉब्लम भाई। रेग्रेट एक ऐसी वर्ब है भाई, रेग्रेट एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद आने वाले, ध्यान रखना, अगर रेग्रेट के बाद कोई वर्ब आती है दूसरी तो वो इन्फिनेटिव केस में नहीं होगी, किसके केस में होगी, जिरंड के केस में होगी। अब ये इन्फिनेटिव जिरंड क्या होता है, जब वर्ब आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा, पर ध्यान रखना जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इन्फिनेटिव होता है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, अगर रेग्रेट के बाद कोई वर्ब तुम्हें मिलेगी तो कौन सी फॉर्म में होती है भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म में होती है। तो ध्यान रखो भैया, यहाँ रेग्रेट लिखा हुआ है तो इसके बाद ये लिखा हुआ है ना टू लर्न, इसके लिए क्या होगा भैया तुम्हारा लर्निंग, क्या होगा लर्निंग। तो सेंटेंस कैसे बनता, आई रियली डू रेग्रेट नॉट लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ये सेंटेंस तुम्हारा ठीक होगा। देखो कितनी महीन एरर ली है SSC ने, CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 का। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं जो ऐसा काम करते हैं जैसे रेग्रेट करता है। कौन कौन सी है, एक है आपकी अवॉइड, एक आपकी एस्केप है, एस्केप मतलब भाग जाना, ठीक है। एक आ गई आपकी फिनिश, ठीक है। एक है आपकी डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, ठीक है। एक आपकी लव, ठीक है। हेट हो गया। ये कुछ एक ऐसी वर्ब हैं ETC
ठीक है, जो क्या करती हैं अपने बाद, इसके बाद अगर कोई भी वर्ब होगी तो वो किस फॉर्म में लेती हैं, आपके आईएनजी फॉर्म में लेती हैं। इन वर्ब्स को याद कर लेना, बहुत सारी वर्ब्स और भी हैं बट फिलहाल आप इन्हें याद रखो, धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे और चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। परफेक्ट क्वेश्चन है भाई, परफेक्ट क्वेश्चन है एमटीएस के लिए, और किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, लिख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा एमटीएस के अंदर। ये भैया बहुत ही तुम्हारा पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला सेंटेंस तो देखिए क्या है, इट इज़ हाई टाइम। हाई टाइम मतलब उचित समय, यही उचित समय है, तुम्हें घर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो भाई सेंटेंस के अंदर जब भी तुम्हें ऐसी सिचुएशन मिले, इट इज़ हाई टाइम, मैं लिख रहा हूँ इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। इसके बाद दो सिचुएशन मिलती है, या तो आपको मिलता है सब्जेक्ट, ठीक है, या आपको मिलता है टू। तो ध्यान रखना, अगर इसके बाद सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के बाद एक ही फॉर्म लगेगी, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, सिर्फ सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर ऐसी सिचुएशन मिले इट इज हाई टाइम प्लस टू मिले तो उसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों रूल तुम्हें भैया अपने जहन में उतार लेने हैं, गारंटेड यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके एमटीएस एग्जामिनेशन में। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन एमटीएस में जरूर बनता है। देखो इट इज हाई टाइम दैट यू, अब देखो यू के बाद लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इट इज हाई टाइम आया है तो अगर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हटाओ गो को, इसके किसका प्रयोग होगा, आपका वेंट का। तो सेंटेंस बनेगा इट इज हाई टाइम दैट यू वेंट होम। कोई समस्या, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम, तो देखो ध्यान से। तो भाई आज मैंने आपको 9 सेंटेंस बताए हैं, 9 के 9 डिफरेंट टाइप के सेंटेंस थे, डिफरेंट रूल्स आपने सीखे हैं। आज 9 रूल आपने सीखे हैं। ऐसे ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें गारंटी, देखो विश्वास आपको बनाना पड़ेगा, विश्वास के साथ जो मैं पढ़ा है उसे आप ध्यान से पढ़ो, रूल्स को बार बार रिवाइज करो और एरर्स को उसमें मिलाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें फालतू करने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर करो जो पेपर में आए हुए हैं, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, 700-800 रूल अगर तुमने पढ़ लिए, उनकी प्रैक्टिस लगा ली, तो गारंटेड मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यू विल गेट सिलेक्टेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तुम्हें होने वाले नहीं है। ठीक है, तो एक ये हो गई है वीडियो आपकी एरर की, इम्प्रूवमेंट की, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की मैं वीडियो लेके आऊँगा रात को। ठीक है, तो 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे, ऐसे ही आपको रेगुलर 2 वीडियो मिलेंगी। इसके अलावा वोकेबलरी पे हम काम करेंगे, जल्दी आपको वोकेबलरी की भी वीडियो मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी विदा लेता हूँ आपसे। खुश रहें, ख्याल रखें अपना, बाय।